हम लोग बात कर रहे थे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम ये आबाद रहेगा। इन शब्दों के क्या मतलब हो सकते हैं? और हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के सारे संघात्मक देश जहां भी संघात्मक राज्य व्यवस्था अपनाई गई वहां इस प्रकार के प्रावधान रखे गए, क्योंकि संघात्मक राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य दो सरकारों के मिलने से बनेगी और राज्य अलग अलग ढंग के हो सकते हैं। अलग अलग ढंग के मीनिंग जब एक राज्य में कृषि उपज ये ज्यादा हो, ये संभव है, और दूसरे राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन ये ज्यादा हो, ये संभव है। तीसरे राज्य में रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज होता हो वो ज्यादा हो, ये संभव है। और चौथे राज्य में जो इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिस सस्ता लेबर, सस्ती ऊर्जा ये मॉस स्केल पर उपलब्ध हो, यह संभव है। तो ऐसी दशाओं में अगर राज्यों को फ्री छोड़ा गया तो फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब राज्य अपने जो निहित हित है, जो उनके स्थानीय हित है, उनको सुरक्षित करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि आदमी की आदत होती है बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन ये सारी बातें तब तक ही बड़ी बड़ी रहती हैं जब तक स्वयं उसके हितों पर उसकी बातों का कोई प्रभाव ये न होने लगे, स्वयं उसके हितों पर उसकी बातों का प्रभाव हो और उसके बाद भी वो अपनी बात पर ही कायम रहे। ऐसे लोग दुनिया में युगों में पैदा होते हैं, और ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो उन्हीं को दुनिया महापुरुष के तौर पर जानती है। अन्यथा तो बात यही ठीक है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब तक दूसरों को उपदेश करना है तब तक बड़ा ठीक है। और कानून, यह संविधान, ये लोगों के लिए बनता है, महापुरुषों के लिए नहीं। हमने कल भी कहा था कि वो जो आत्मा अनुशासन इसे मान रहा है, इसे दुनिया के किसी भी अनुशासन की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति को कानून के भी किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं अनुशासित है, और जो स्वयं में अनुशासित है, स्वयं में मर्यादित, उसको मर्यादा के मुताबिक चलने का निर्देश देना ये मूर्खता ही है। इसलिए कानून, ये संविधान, क्योंकि संविधान भी अंततः कानून है, ये बुरे लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए इसमें अच्छाई ढूंढने से भी नहीं मिलती, और इसी वजह से कानून से जुड़े हुए लोग, चाहे वे एडवोकेट्स हों, चाहे वे जज हों, चाहे कचहरी का टाइपिस्ट हो, और चाहे पुलिस हो, इनमें से एक भी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका सारा संव्यवहार लगातार ऐसे लोगों से होता है जो जिनमें से एक भी अपने स्वार्थों के लिए किसी भी ढंग का कोई बलिदान ये करने को तैयार नहीं होता, और सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए दूसरे के किसी भी प्रकार के हित का वायलेशन ये करने में जिसकी रुचि होती है, ऐसे ही लोगों से वो दिन भर और पूरे जीवन से व्यवहार करता है। इसलिए उसे किसी पर विश्वास नहीं होता। तो कानून कोई बहुत बेहतर लोगों के लिए नहीं होता,
क्योंकि आम समाज बहुत बेहतर नहीं होता, आम समाज बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि अंततः प्रत्येक व्यक्ति की नियत ही यही है कि वो राम और कृष्ण हो जाए। नियत ही उसकी यही है, उसके विकास का अंतिम पैमाना यही है, लेकिन फिर भी हो नहीं जाता। यह होता है तो कई जन्मों की यात्रा, बहुत जन्मों की यात्रा, या बहुत समय, अगर कोई एक जन्म के आगे कोई जन्म नहीं मानता तो भी बहुत समय लगने वाला है कि वो उस जगह पहुंचे। तो व्यवस्था तो चलानी पड़ेगी। इसलिए दुनिया में जितने संघात्मक देश बने, whether that is ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या भारत, सब जगह व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसको आबाद रखने के संबंध में प्रावधानों का निर्माण किया गया है। क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और समागम ये अगर आबाद नहीं रहा किसी भी देश में, तो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता ये भी बहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगी। क्योंकि आम व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो अभी कुछ दिनों में दिखाई देगी, दोनों तरफ दिखाई देगी। अब जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है कि युद्ध की घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच बस अब समय की बात लग रही है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ दिखाई देगी ये स्थिति। अभी कल सिंधु का पानी रोक दिया, अब कम से कम 15 दिन में पाकिस्तान में दिखाई देने लगेगी ये स्थिति, क्योंकि अभी तक अपने हितों पर असर नहीं पड़ रहा था। अभी तो आप आतंकवादी भेज रहे थे, यहां हत्याकांड हो रहे थे, आप आराम से सो रहे थे। अब जब वहां हाहाकार मचेगा तो वहां की सरकार के लिए एक सिरदर्द पैदा होगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां होगा, यहां भी अभी जितना देशभक्ति का उबाल दिख रहा है, क्योंकि जब युद्ध होगा तो एक ही तरफ तो नहीं मरेंगे लोग, इधर भी मरेंगे ही। ठीक है, तो जब लाशें आना शुरू होंगी तब यहां भी सरकार की आलोचना शुरू होगी, जो अभी इस बात पर हो रही है कि वो तो युद्ध डिक्लेयर करना चाहिए। अभी जितने योद्धा हैं ये सभी सरकार को गालियां देने वाले हैं, क्योंकि तब तक सारी चीजें होती हैं जब तक अपने हितों पर कोई विपरीत असर ना आए, और जब विपरीत असर अपने हितों पर आने शुरू होते हैं तो सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। और ये चीज दुनिया में जितने संघात्मक देश सब जगह अनुभव की गई, और उस समय अनुभव की गई जब ये स्थिति पैदा नहीं हुई थी। इसी को, ठीक है, क्या कहा जाता है, भविष्य दृष्टा। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शासक होने का हक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना दूर सोच नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती कि वो आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाजा लगा ले। इसलिए सबको न शासन करने का हक है, न सबको कानून बनाने का हक है। एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, क्योंकि कानून रोज नहीं बनेगा। तो दुनिया के सारे देशों में इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए, क्योंकि सबको पता था कि राजनीतिक एकता ये तभी तक कायम रहेगी जब तक कि देश आर्थिक तौर पर एक रहे। अगर आर्थिक एकता न हुई, अगर इकोनॉमिक यूनिटी ना हुई, अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना हुई, आर्थिक जो संपन्नता है ये न हुई, तो आपको पाकिस्तान सहित किसी भी देश से देश के हितों के विरुद्ध समझौते करते देर नहीं लगेगी। क्या ऐसे लोग नहीं है हिंदुस्तान में जो आईएसआई को पैसे लेकर यहां की इंफॉर्मेशन देते हो? क्या ऐसे लोग नहीं है? और क्या ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं है? क्योंकि हमारी एजेंसी वो भी हासिल कर ही रही है इंफॉर्मेशन। ठीक है, दुनिया में इजराइल से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड घृणा करता है, लेकिन उसकी एजेंसी मोसाद को कौन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा? अरब में, मिस्र में, तुर्की में, ईरान में, इराक में जो कुछ हो रहा है वो क्या बिना इंफॉर्मेशन हो रहा है?
जब तक इंफॉर्मेशन ही नहीं कि कहां पर कौन ठहरा है, तब तक एग्जैक्ट ड्रोन का हमला वहीं कैसे हो रहा है? इंफॉर्मेशन तो है, और जब वहां 90% और 100% मुस्लिम हैं और जहां पर इंपॉर्टेंट जगह हैं वहां पर मुस्लिम ही हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? इंफॉर्मेशन की हवा से आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक हित आदमी के, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर देगा, बातें वो कितनी भी बड़ी करें। इसलिए इस बात को अनुभव किया गया, और तीनों जो संघात्मक देश हैं वहां ये अनुभव किया गया कि अगर हमने व्यापार, वाणिज्य और समागम इसे आबाद रखने की जिम्मेदारी केंद्र को न दी, इसे राज्यों के भरोसे छोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब राज्य अपने स्थानीय हितों के लिए राष्ट्रीय हित की चिंता किए बिना अपने यहां उपलब्ध ऐसे संसाधन जिनका व्यापार, वाणिज्य और समागम के होने में महत्वपूर्ण योगदान है, उसे अपने राज्य तक सीमित कर लेंगे या उसे अन्य राज्यों तक जाने में इतनी कठिनाई पैदा कर देंगे कि अन्य राज्य उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, और इस तरह इनके संसाधन भी बेकार हो जाएंगे। क्योंकि खेती, अगर एग्रीकल्चरल स्टेट है आपका, तो क्या सारा गेहूं और चावल खुद ही खा लोगे? ये तो हो नहीं पाएगा। दूसरे भूखे मरेंगे और इनके यहां गेहूं और चावल बैल और गाय खाएंगे। दूसरे के यहां इंडस्ट्री के लिए लेबर नहीं मिलेगा और इनके यहां रोजगार नहीं मिलेगा, और इस तरह जो नुकसान होगा वो पूरे देश का होगा। क्योंकि इनका जो नुकसान होगा सो तो हो गई, नेशनल इंटरेस्ट इससे प्रभावित होगा। इसलिए दुनिया में जितने संघात्मक संविधान हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, सब जगह जो व्यापार, वाणिज्य और समागम है, इसे आबाद रखने की जिम्मेदारी केंद्र को दी गई। अब जब कोई भी बात शुरू होती है तो बात शुरू होती है और उसके सारे एस्पेक्ट ध्यान में नहीं आते, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और समागम राज्यों के बीच आबाद होना चाहिए। तो इसका जो प्राइमरीली कॉन्सेप्ट किसी के भी दिमाग में उभरता है वो इतना ही है कि कानून ये कहे, कानून ये घोषणा करे कि किसी भी राज्य से किसी भी राज्य को कोई भी चीज जो व्यापारिक कमोडिटी है उसे लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा कोई राज्य नहीं डालेगा। ठीक है, प्राइमरीली ये स्टेटमेंट अपने में ठीक दिखाई देता है, और न सिर्फ ठीक दिखाई देता बल्कि सफिशिएंट यानी पर्याप्त ये भी दिखाई देता है। तो दुनिया का जो पहला फेडरल कंट्री है यूएस है, अमेरिका, तो वहां उन्होंने इसी रूप में इसको रखा। क्योंकि वही बात है ना कि जब शुरुआत होती है बातों की तो बहुत लिमिटेड बातें ध्यान में आती हैं। वो तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आती हैं वैसे वैसे ध्यान में आता है कि ये भी समस्या हो सकती थी और ये भी समस्या हो सकती थी, तो धीमे धीमे ध्यान में आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां के संविधान में देखें तो उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि व्यापार, वाणिज्य और समागम राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम इसे रेगुलेट करने की, विनियमित करने की अधिकारिता केंद्र को होगी, बस इतना कहा। और इसे उन्होंने यूएसए का कॉमर्स क्लॉज कहा। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का ये कौन सा क्लॉज है? कॉमर्स क्लॉज है। नहीं, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य से जुड़ा हुआ उनका उपबंध है, खंड है, ये कॉमर्स क्लॉज कहलाया। अब अगर इसे सीधे सीधे पढ़ लें
कि राज्यों के बीच जो व्यापार है उसे विनियमित रेगुलेट करने का हक केंद्र को होगा। इसका मतलब केंद्र कुछ नहीं करेगा। केंद्र की भूमिका सिर्फ इतनी है, क्योंकि रेगुलेट करना इसका अर्थ इतना ही होता है कि जो गतिविधि चल रही है उसको इस प्रकार चलाना या इस प्रकार चलाने के लिए व्यवस्था बनाना कि वो लगातार सुविधा पूर्वक चलती रहे। ये विनियमन इसका सामान्य अर्थ निकलता है। अगर विदाउट एनी टेक्निकल तकनीकियों में गए बिना विनियमन इसका अर्थ निकालें तो विनियमन शब्द का अर्थ जो निकलता है वो सिर्फ इतना कि जो गतिविधि इन कंटिन्यूएशन है वो गतिविधि इन कंटिन्यूएशन रहे, इसके लिए नियमों सिद्धांतों इसकी व्यवस्था कर देना, यही विनियमन का अर्थ निकलता है। तो शुरुआती दौर में जब अमेरिका में व्यवस्था बनी तो ये ध्यान में ही नहीं आया कि राज्य इसमें गड़बड़ कर सकते। ये लगा कि भाई एक के पास खेती है, एक के पास इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री खेती पर आधारित, क्योंकि वो इंडस्ट्री का है कि चूड़ा बनाने की चावल से, तो चावल तो चाहिए। वो इंडस्ट्री कौन सी है? शुगर इंडस्ट्री है, गन्ना तो चाहिए। और इनकी इंडस्ट्री में यहां फेवरेबल कंडीशन है कि गन्ना पैदा होगा, तो ये गन्ना खा तो नहीं लेंगे, देंगे ही उन्हें। और वो शुगर अगर बनाएंगे तो सब खुद खा तो नहीं लेंगे, पूरे देश को देंगे। लेकिन ये ध्यान में नहीं आ पाया कि ये इतने टैक्सेस लगा देंगे कि उनके लिए खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा, और वो शुगर पर मोनोपोली ले आएंगे। वो क्या कहेंगे कि साहब बच्चों के लिए अगर शुगर लेनी है तो 100 रुपए किलो मिलेगी, बीमारों के लिए लेनी तो 200 रुपए किलो मिलेगी। ये भी कर सकते हैं ये, ठीक है। ये ध्यान में ही नहीं आता। ये तो ध्यान में तब आता है जब इस ढंग की हरकतें शुरू हो जाती है, तब ध्यान में आता कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो शुरुआत में अमेरिका में सिर्फ इतनी बात कही कि केंद्र विनियमित कर सकेगा, रेगुलेट कर सकेगा राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार वाणिज्य और समागम को, और राज्यों के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम होगा यदि उसका प्रभाव, यह भी तो हो सकता है कि राज्य के भीतर जो गतिविधि चल रही है उसका प्रभाव ऐसा हो कि राज्यों के बीच होने वाला व्यापार वाणिज्य और समागम यह प्रभावित होना विपरीत रूप से शुरू हो जाए। यह भी तो हो सकता है। आपने खेती, इसके लिए बिजली ऐसे समय में देनी शुरू कर दी जब लोग सोते हैं, और का दिन में अगर चाहिए या ऐसे समय चाहिए जब लोग काम करते हैं तो इतने पैसे पर मिलेगी और इतने पे इतना। क्यों? आपको पता है कि ये गन्ना पड़ोसी राज्य में सप्लाई होना है, और पड़ोसी राज्य हमारी शर्तों को माने। हमने सिंधु नदी का पानी बंद किया, क्यों? इसलिए तो हमारी शर्तों को मानो, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारी शर्तों को मानो। अब कर तो अपने राज्य में रहे, लेकिन उसका प्रभाव अंतरराज्यीय व्यापार पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यह भी संभव था, और ऐसा अमेरिका में होना शुरू हुआ। जब यह होना शुरू हुआ तो अमेरिका में आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत कठिन है। दिखता नहीं है कठिन, लेकिन व्यवहार में जब उसे करने चलो तो बहुत कठिन है। हिंदुस्तान में संविधान अमेंड होना दिखता बहुत कठिन है, लेकिन जब करने चलो तो एकदम आसान है, ठीक है। तो जो दिखता है वैसा न हो यह संभव है। तो अमेरिका में अब कॉमर्स क्लास इसे अमेंड नहीं कर सकते, तो क्या किया गया? उस तकनीक का सहारा लिया गया, जो तकनीक हमने आपसे कहा था कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द का एक अर्थ ऐसा हो सकता है जिसमें
उस शब्द का मैक्सिमम मीनिंग जो हो सकता है वो समाहित हो, और शब्द का वो अर्थ भी लिया जा सकता है जिसमें शब्द का जो न्यूनतम अर्थ है वो शामिल हो। जैसे कानून, इसका न्यूनतम अर्थ क्या है? न्यूनतम अर्थ यह है कि किसी भी व्यवस्था में किसी नियम को कानून बन जाने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया है, यदि किसी नियम ने उस व्यवस्था से मान्यता प्राप्त कर ली है तो वो नियम उस समाज में कानून कहलाएगा। जैसे हमारे देश में किसी भी नियम के कानून बन जाने के लिए किस व्यवस्था का निर्माण हुआ, वो संसद के विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करें, तो जब भी किसी नियम के बारे में ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी वो नियम कानून का रूप ग्रहण कर लेगा। लेकिन कानून का जो मैक्सिमम अर्थ हो सकता है, जो अधिकतम अर्थ हो सकता है, वो क्या कि भले ही किसी नियम ने इस व्यवस्था से मान्यता प्राप्त कर ली, लेकिन कानून की जो इसेंशियल्स हैं, जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस, अगर ये उसमें नहीं है तो वो नियम मियर पीस ऑफ लेजिस्लेशन कहा जा सकता है, बट दैट कैन नॉट बी नेम्ड एज अ लॉ। वो लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून की कुछ अंतर्निहित विशेषताएं हैं। तो शब्दों के मैक्सिमम और मिनिमम अर्थ ये हो सकते हैं। तो अमेरिका में जब आवश्यकता लगी तो संविधान को संशोधित नहीं किया, बल्कि शब्दों के जो मैक्सिमम अर्थ हो सकते थे उनको लिया गया। क्या कहा कि केंद्र राज्यों के बीच व्यापार को विनियमित कर सकेगा, यह लिखा। तो विनियमित तो तभी करेगा जब व्यापार हो, अगर है ही नहीं तो विनियमित क्या खाक करेगा? इसका मतलब यह हो गया कि केंद्र को व्यापार को संरक्षित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विनियमन करने का हक है, क्योंकि जो व्यापारी नहीं होगा तो रेगुलराइज किसे करेंगे? अगर यह कहा कि व्यापार को विनियमित करने का हक है, मीनिंग देयर बाय व्यापार को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने का हक है, और व्यापार को विनियमित करने का हक है, इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार को प्रमोट करने का हक यह भी है। इसलिए अगर कोई स्टार्टअप इसे प्रारंभ करने के लिए किसी लोन की जरूरत है तो वो उसकी व्यवस्था करने का, उसके लिए विनियमन करने का हक यह भी केंद्र को है, क्योंकि क्या व्यापार का विनियमन और विनियमन दोनों तरफ, व्यवस्था बनाने के लिए विनियमन, और यदि कोई बाधा आप खड़ी कर रहे हो तो उसे हटाने के लिए विनियमन, यानी रेगुलेशन विच कुड बी मेड बाय द सेंटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैपेसिटी विच इज गिवन टू हिम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस। वो दोनों चीजें अपने में इंक्लूड कर रहा है, बाधाओं को हटाने का हक और सुविधा पूर्वक चलाने का हक, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैक्सिमम अर्थ ये देना शुरू कर दिया, और वॉट एवर मे बी हार्मफुल फॉर द ट्रेड, ठीक है, एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट, वॉट एवर मे बी हार्मफुल, दैट कुड बी स्टॉप्ड, उसको रोका जा सकता है। जो कुछ हानिकर हो राज्यों के बीच व्यापार किए जाने में, यानी स्टेट अगर अपनी बाउंड्रीज के भीतर भी कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो अंतरराज्यीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो राज्य ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसे विनियमित करने का हक किसको है? केंद्र को। तो विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट की बात करेंगे
तो हम जो चर्चा करेंगे आपसे उसमें कहेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीकों से होता है। एक अमेंडमेंट का फॉर्मल तरीका है और एक अमेंडमेंट का अनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीके में शब्द संविधान के ये बदल दिए जाते हैं और उन शब्दों का चुनाव कर लिया जाता है जो शब्द आप जो कुछ लाना चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द के तौर पर भाषा में मौजूद हो। और जब अनफॉर्मल तरीका हम अपनाते हैं तो शब्द बदलते ही नहीं है, संविधान में प्रयुक्त शब्द वही रहता है, लेकिन उसका मैक्सिमम या मिनिमम ये अर्थ लेना शुरू कर देते हैं, कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम, आवश्यकता के मुताबिक। तो शब्द तो वही रहेगा लेकिन प्रावधान का अर्थ या प्रावधान का प्रभाव ऐसे बदल जाएगा मानो संविधान में संशोधन हो गया। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि ए गोपालन में जब डिसीजन होगा तब भी अनुच्छेद 21 के शब्द वही रहेंगे जो आज हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राण क्या है, प्राण की स्वतंत्रता क्या है, देह क्या है, दैहिक स्वतंत्रता क्या है, विधि क्या है, विधि की प्रक्रिया क्या है, इन शब्दों की जब व्याख्या चलेगी तो ए गोपालन में इन शब्दों की व्याख्या कुछ और मान्य होगी। मान्य शब्द का प्रयोग करना है क्योंकि जो व्याख्या मेनका गांधी में मान्य हुई वो व्याख्या ए गोपालन में की गई थी किंतु अमान्य हुई थी और वही व्याख्या मेनका गांधी में मान्य हो गई। तो इससे आपकी ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कोई बहुत दुनिया के या भगवान के यहां से आते हैं और बाकी सब दुनिया बेवकूफ है, क्योंकि वही अर्थान्वयन जो मेनका गांधी में मान्य हुआ वही अर्थान्वयन ए गोपालन में अमान्य हुआ और मान्य और अमान्य करने का हक व्यवस्था में है, जजों के पास है। इसलिए ऐसा नहीं वही सोचते हैं बाकी सब भी सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन अर्थ बदल चुका है। यही प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई गई है और इसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें संविधान के शब्दों का अर्थ बदले बिना आवश्यकता के मुताबिक संविधान में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ और प्रभाव व्याख्या के आधार पर बदल दिया जाता है। तो यूएसए में उन्होंने संघात्मक संविधान रहते हुए देश में आर्थिक एकता इसको स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली और राज्यों को क्या किया, व्यापार वाणिज्य और समागम जो उनके बीच चलता था उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से रोक दिया। यह अर्थान्वयन की प्रक्रिया से सैकड़ों वर्षों में विकसित हुई बात है जो आपको मिनटों में बताई गई है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का संविधान 18वीं शताब्दी के आसपास बन गया था और हमारा संविधान लगभग 200 वर्षों बाद 20वीं शताब्दी में बनाया गया। हमारा कब बना? 26 जनवरी 1950 को, यानी 20वीं शताब्दी के 50 साल जब बीत चुके थे, 1950 था तो 20वीं शताब्दी के 50 साल बीत चुके थे, तो 20वीं शताब्दी के 50 साल बीत जाने पर बनाया गया। उनका 18वीं शताब्दी लगभग 200 वर्ष का अंतर है। ठीक है, इसके बाद कनाडा देखें तो कनाडा में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा का है वो क्या कहलाता है? ठीक है, बीएन एक्ट कहलाता है। ए से एक्ट है, वहां बीएनए कहलाता है। जैसे हमारे यहां इस संविधान के पहले 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता था। ठीक है, तो बीएनए
जो कनाडा के देश में या कनाडा की व्यवस्था में संविधान माना जाता है, उसमें क्या व्यवस्था थी? उसमें कहा था कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ये इंटरकोर्स शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इंटरकोर्स शब्द पहली बार हिंदुस्तान में आ रहा है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में इंटरकोर्स शब्द का प्रयोग है। ठीक है, और इंटरकोर्स का अर्थ समागम होता है। ठीक है, और इस इंटरकोर्स शब्द को अमेरिका में व्याख्या के माध्यम से लाए थे। एक मुकदमा वहां हुआ है, गिब्बन वर्सेस करके ऐसे कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा। उसमें मार्शल जज ने, जज साहब का नाम मार्शल था, उन्होंने ट्रेड शब्द को व्याख्या दी थी, कॉमर्स शब्द को व्याख्या दी थी, बल्कि ट्रेड को नहीं, कॉमर्स को व्याख्यायित किया था। कॉमर्स यानी वाणिज्य। और उन्होंने कहा था कि जब हम वाणिज्य शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका आवश्यक भाग ट्रैफिक है। ट्रैफिक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुओं का ले जाना। ठीक है, ट्रैफिक का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है, व्यक्ति या वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो उन्हें ट्रैफिक कहते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी कॉमर्स की बात होगी तो ट्रैफिक की बात होगी ही होगी। विदाउट ट्रैफिक कॉमर्स कांट बी एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा कि व्यापार और वाणिज्य राज्यों के बीच केंद्र के द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसका मतलब कॉमर्स भी केंद्र के द्वारा विनियमित होगा, और कॉमर्स विदाउट ट्रैफिक नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमर्स का अर्थ है व्यापारिक जो सामान्य वस्तुएं हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना। तो इट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मूवमेंट एस्पेक्ट ऑफ द, ठीक है, गुड्स, इट इज द इंटीग्रल एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। ये बात कही। लेकिन उन्होंने कहा कि वस्तुओं का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान को, यह सिर्फ संचालन नहीं बल्कि इसका आवश्यक भाग समागम है, इंटरकोर्स है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो कमर्शियल कमोडिटी है उसको सिर्फ भेज नहीं रहा है, उससे व्यापार करने के लिए भेज रहा है। और व्यापार तभी हो सकता है जब दोनों के बीच इंटरकोर्स का डेवलपमेंट हो, दोनों के बीच समागम हो। जब तक यह नहीं होगा तब तक मियर ट्रैफिक, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। देखिए, शब्दों की व्याख्या है सर। हमने एक बार आपसे चर्चा की थी, हमने कहा था 3 प्रकार के प्रश्नकर्ता होते हैं। 3 प्रकार के। एक प्रश्नकर्ता वो होता है जिसमें सिर्फ कौतूहल है, कुछ नहीं, या कौतूहल भी न कहे। एक प्रश्नकर्ता वो है जिसे सिर्फ प्रश्न करने में रुचि है, उसकी रुचि उत्तर पाने में नहीं है, उसकी रुचि प्रश्न करने में। इसका उदाहरण आप अक्सर बच्चों में देखेंगे। बच्चा आपसे एक प्रश्न करेगा, आप उत्तर मत दो, बच्चे को उसमें रुचि भी नहीं है। बच्चा आपसे अगला प्रश्न करेगा, वो उस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करेगा, और ना इस बात से कोई शर्मिंदगी अनुभव करेगा कि तुमने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो अब हम प्रश्न न करें। ऐसा भी अनुभव नहीं करेगा, वो फिर प्रश्न कर देगा, क्योंकि उसकी रुचि उत्तर में है ही नहीं, उसकी रुचि सिर्फ प्रश्न में है।
ठीक है, ये प्रश्न बचकाने कहे जाते हैं, और इन प्रश्नों के प्रति मौन यही ठीक होता है। मूर्खों की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। आपने कुछ भी अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम पर कुछ लिखा, कुछ बेवकूफ टाइप के आ जाएंगे, उन्हें लिखे गए से कोई ताल्लुक नहीं है। लिखा गया क्या मैसेज दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो तो उनकी समझ में भी नहीं आया। लेकिन सिर्फ कमेंट करना है और खुद को विद्वान दिखाना है, इसलिए कुछ ना कुछ कर दिया। इन मूर्खों के प्रति मौन यह नीति है। दूसरे प्रकार के प्रश्नकर्ता होते हैं जिनमें जिज्ञासा होती है, जो जानना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जानना चाहते हैं और इनका कुछ नहीं है, सिर्फ जानना चाहते हैं। और ये सिर्फ जान लेते हैं और खुद को जानकार बताते हैं, और इनकी जानकारी इनके घमंड को बढ़ाती है, और ये सिर्फ इनके घमंड के लिए एक ऑर्नामेंट, एक गहना ये साबित होती है, और ये जानकारी इनके लिए भार बनती है, बोझ बनती है। ये उस जानकारी को लगातार याद रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उस प्रयत्न में इनकी ऊर्जा ये भी खत्म होती है और ये थकते भी हैं। इसलिए कई बार ये अपनी ही जानकारी को गालियां बकते हैं। दुनिया में जितने विद्वान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो इसी टाइप के। और तीसरे प्रकार के जो जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें ही मुमुक्षु कहा जाता है। उन्हीं का आश्रम बनाया गया है। ये मुमुक्षु शब्द बड़ा जानने का जो अंतिम बिंदु है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। मुमुक्षु का अर्थ है कि कुछ भी प्रिंसिपल हो, अगर हम उसे जी ही नहीं सकते तो मेरे लिए उस प्रिंसिपल का क्या मतलब। सूरज दुनिया में है, हमें नहीं दिखता, तो मेरे लिए सूरज का क्या मतलब। ईश्वर होगा, हमें नहीं मिलता, तो मेरे लिए ईश्वर का क्या मतलब। घर होगा, खाना होगा, हमें तो प्राप्त नहीं है, तो जो जानकारी है वो किस बाबत है, जीने के ढंग के बारे में है। दुनिया में जितनी भी जानकारी है किस बाबत है, जीने के ढंग के बारे में है। तो क्या हम उस जानकारी के मुताबिक जो जीने का ढंग बताया गया है उसके मुताबिक जी सकते हैं, और अगर हां तो ही उस जानकारी के होने का मेरे लिए कोई उपयोग है, अन्यथा तो वो जानकारी सिर्फ जानकारी है और उसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। जो इस भाव से जानकारी हासिल करता है उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया एक उद्देश्य को समर्पित है, और अगर वो उद्देश्य प्राप्त नहीं है तो क्रिया का किया जाना यह स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। जस्टिस मार्शल ने यही कहा। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान को जो व्यापारिक लोग भेज रहे हैं वस्तुओं को, तो वस्तुओं को भेजना यह स्वयं में उद्देश्य नहीं है कि बस वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएं। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो व्यापार कहां हुआ। भाई व्यापार या वाणिज्य ये तो तभी संपन्न होगा जब दोनों के बीच इंटरकोर्स, समागम हो। विदाउट दैट कॉमर्स ये शब्द ही नहीं आएगा। नो डाउट ट्रैफिक इज एसेंशियल, बट व्हाट फॉर, किसके लिए ट्रैफिक। एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन किस लिए, समागम के लिए, इंटरकोर्स के लिए। इनके अधिक था, इन्हें दे दिया, इन्हें जरूरत थी, इनके पास पैसा था, इन्होंने इन्हें दे दिया, दोनों की जरूरत संतुष्ट हुई। जस्ट फॉर इंटरकोर्स, मीनिंग देयर बाय इफ एनी
thing has been done by central government or state government which is harmful for the intercourse between two traders, then it will be said that according to commerce clause that cannot be done. और इंटरकोर्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए जो कुछ जरूरी है वो भी करना केंद्र का काम है। सड़क बनाइए, उसी तो इंटरकोर्स होगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करिए, उसी से तो इंटरकोर्स होगा, अदरवाइज कैसे होगा? ठीक है ना? तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये कनाडा के संविधान में बीएनए में यूज हुए शब्द है, इंटरकोर्स नहीं है। तो इंटरकोर्स चूंकि नहीं था इसलिए बात पूरी नहीं हुई, ठीक है ना? बात पूरी नहीं हुई, वहां तो इंटरप्रिटेशन से ले आए। लेकिन इंटरप्रिटेशन के अलावा अगर सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बीएनए में ट्रेड एंड कॉमर्स सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया कनाडा में। फिर बीएनए इसमें आपका जो एंट्री नंबर 121 है, यानी एंट्री नंबर 121 है, इसमें आपका इंटरकोर्स के बारे में प्रावधान करते हुए सीधे इंटरकोर्स शब्द का उपयोग नहीं किया, बल्कि यह लिखा कि द आर्टिकल ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग के या आपका उत्पादन के आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका प्रत्येक राज्य में प्रवेश अबाध होगा। तो इसका मतलब इंटरकोर्स एस्पेक्ट ले आए, क्योंकि विदाउट दैट हो ही नहीं सकता। इन सबसे सबक सीखते हुए ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमर्स क्लास डेवलप किया गया, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हम लोग ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ these provisions which are included in the Constitution of India from Article 301 to Article 306 mainly, ठीक है, that we have borrowed from the Constitution of Australia. यूएसए, कनाडा, वहां से हमने ये व्यवस्था नहीं ली है। और अगर आप ये सब याद रखेंगे तो फिर याद नहीं रखेंगे बल्कि समझ लेंगे, तो आपको बार बार ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए, को पूछा जाता है। आप देखेंगे विभिन्न पेपर उनमें खूब पूछा गया है। और जब ये सब आप जानेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल ऐसे लगेगी मानो किसी बच्चे से ये कहा जा रहा है जो अंग्रेजी में रिसर्च कर रहा है कि एबीसीडी सुनाओ। ये बिल्कुल एबीसीडी जैसी बात हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्री फ्री में जो कुछ पूछा जाता है वो तो बच्चों जैसी बात है। और फिर शर्मिंदगी भरी बात यह कि वो बच्चों जैसी भी नहीं पता, तो ठीक है, शर्मिंदगी भरी बात यह है, ठीक है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हम इसलिए ज्यादा करते हैं, वहां भी जो कुछ लिखा है वो उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने जो गड़बड़ें की वो अमेरिका और कनाडा में हुई जो कमियां हैं उसका परिणाम। उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि व्यापार, वाणिज्य और समागम अमंग द स्टेट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। अब ये एब्सोल्युटली शब्द ले आए। एब्सोल्युटली का मतलब ये हो गया बिल्कुल आबाद होगा। अब जब किसी भी शब्द पर आपने जोर देना शुरू कर दिया, जब हम लोगों ने पढ़ा था कहा सीआरपीसी, तो उन्होंने कहा इस बात का संज्ञान परिवाद पर ही होगा।
तो भले ही ये न कहा जाए कि पुलिस रिपोर्ट पर नहीं होगा, लेकिन इसमें ये आ गया आवश्यक रूप से। वाई? बिकॉज यू हैव मेड द इन्फेशन ऑन ए पर्टिकुलर वर्ड। आप जोर दे रहे हैं परिवाद पर ही होगा, तो भाषा को समझने के जो सामान्य नियम, उन नियमों के मुताबिक इन शब्दों में ये शब्द अंतर्निहित माने जाएंगे कि पुलिस रिपोर्ट पर नहीं होगा। ठीक है ना? जो भाषा को समझने के सामान्य नियम हैं, उनके मुताबिक ये शब्द इसमें अंतर्निहित माने जाएंगे। और अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं आता, यही माना जाएगा। ठीक है? तो आपने एक तो गड़बड़ ये कर दी कि अमंग द स्टेट। अमंग का मतलब ये हुआ, जैसे जब दो व्यक्तियों के बीच बात करते हैं तो हम लोग बिटवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? दो व्यक्तियों के बीच। और जब बहुतों के बीच तो अमंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो अमंग द स्टेट मीनिंग देयर बाय राज्यों के बीच। लेकिन जो इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, यानी जो राज्य के भीतर चलने वाला व्यापार है, इसका मतलब यह हो गए कि आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सिर्फ राज्यों के बीच जो चलने वाला व्यापार है उससे ताल्लुक है, और वो आप एब्सोल्युटली फ्री रखना चाहते हो। ये इसका अर्थ निकल रहा है। यानी whatever you want to develop that has a relation with interstate trade and commerce, but it has no relation with intrastate trading activities। इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, राज्यों के भीतर जो व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं, उन व्यापारिक गतिविधियों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो बात कर रहे हो वो कौन सी बात है? राज्यों के मध्य जो गतिविधि चल रही है उससे आपका ताल्लुक है, क्योंकि आपने कहा अमंग द स्टेट। ठीक है? अमंग द स्टेट का मतलब यह हो गया इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हो आप, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात नहीं कर रहे। यह सामान्य अर्थ निकलेगा। लेकिन हम लोग पहले कह चुके कि इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, वो भी ऐसी हो सकती है कि उससे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रभावित होने लगे। आप बिजली महंगी कर रहे, आप भी टैक्स लगा रहे हो, कमोडिटी तो महंगी होती जाएगी, और आप इस आधार पर यहां कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपने कहा अमंग द स्टेट। ठीक है? अमंग द स्टेट यानी राज्य भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अमंग द स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रभावित करता हो। न राज्य करेगा न केंद्र करेगा, क्योंकि स्टेट विल बी प्रिवेंटेड। स्टेट में दोनों आ गए, केंद्र भी आ गया, राज्य भी आ गया। लेकिन उससे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रभावित होता हो तो नहीं करेंगे। और अगर प्रत्यक्ष अर्थ लें, शब्दों का अर्थान्वयन न करें, ठीक है, तो इससे यह दिखाई देता कि राज्य भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे। यानी आप ये नहीं कहोगे कि फला राज्य को सामान नहीं भेजोगे, ये नहीं कहोगे। इंटर स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज भले ही उसका प्रभाव इंटर स्टेट पर पड़ता हो, उसे करने से राज्य को रोका गया। ये इन शब्दों को पढ़ने मात्र से अर्थ नहीं निकलता जब तक अर्थान्वयन शब्दों का न किया जाए। ठीक है ना? अर्थान्वयन न किया जाए तो यह अर्थ नहीं निकलता कि इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इनको भी राज्य इस प्रकार नहीं कर सकते कि उनसे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रभावित हो। और यह कमी मानी जाएगी व्हेन यू आर गोइंग टू इनेक्ट ए particular provision, then you must write down something in that provision, ठीक है, which could make such a provision कि सारी जो गतिविधि उससे संबंधित हो सकती है वो सब उसके आधार पर विनियमित की जा सके। ये
एब्सोल्यूट ड्राफ्टिंग है, ये एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग है। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने कहा अमंग द स्टेट, एक तो शब्द, इससे इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज इस प्रकार नहीं की जा सकती कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रभावित होने लगे। ये प्रत्यक्ष अर्थ नहीं निकलता, जब तक अर्थान्वयन न किया जाए तो ये कमी मानी जाएगी। और फिर आपने क्या कह दिया, एब्सोल्युटली फ्री। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वही है, हमने पहले भी आपसे कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आदमी मध्य में नहीं जी सकता, या तो इधर जाएगा ऊपर और या बिल्कुल नीचे आएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि किसी से प्रेम करें, आप ये कर सकते हैं कि किसी से घृणा करें। प्रेम यहां राग के अर्थों में हम कह रहे हैं, प्रेम उन अर्थों में नहीं कह रहे जिन अर्थों में वो प्रेम समझा जाता है। ठीक है, आप किसी से राग कर सकते हैं या आप किसी से द्वेष कर सकते हैं, लेकिन आप वीतराग हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप सन्यासियों के आगे देखेंगे एक शब्द लगा होता वीतरागी। क्या मतलब होता है इस वीतरागी का? हालांकि जिनके नाम के आगे लिखा होता वो भी वीतरागी नहीं होते, उनने भी सिर्फ लिख ही लिया होता है। उसी ढंग से जैसे तुमने अपना नाम लक्ष्मी रख लिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो गए। ठीक है, तुमने अपना नाम विश्वनाथ रख लिया तो तुम जब खुद ही अनाथ हो तो विश्वनाथ कहां से हो गए? ठीक है, खुद अनाथ हो, बने घूम रहे विश्वनाथ। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नाम रख लेते हैं। तो वो भी वीतरागी शब्द का प्रयोग इसी ढंग से कर लेते हैं। वीतरागी का मतलब यह हुआ कि जो राग से पार है, विराग भी नहीं है उसमें। विराग का मतलब विरोध हुआ, यानी वो शराब से चिढ़ता भी नहीं है, शराब का विरोधी भी नहीं है और शराब का प्रेमी भी नहीं है। उसे शराब से कोई लेना ही देना नहीं है। ये सबसे बेहतर स्थिति है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शराब पी तो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, उसके दुष्परिणाम तुम भोगोगे। हम काहे को दुखी हुए जा रहे हैं? और अगर हम शराब आपके पीने से दुखी हो रहे हैं तो डेफिनेटली गहरे में बात यह है कि हम आपके शराब पीने से दुखी नहीं हो रहे। शराब पीकर जो हम आपको सुख अनुभव करते देख रहे हैं, वो सुख स्वयं को न मिलने के कारण हम दुखी हैं। यह है असल बात। और जरा अपने अपने दिलों को टटोल लीजिएगा। जिन जिन बातों को आप गालियां देते हो, क्यों दे रहे हो उन बातों को गालियां? आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो उन शब्दों को गालियां या उन गतिविधियों को गालियां क्योंकि सामाजिक दबाव, संस्कारों का दबाव, लोकाचार, औपचारिकता, आपकी अपने बारे में जो महान समझने की धारणा है, वो धारणा आपको वो नहीं करने दे रही जो वो कर रहा है। और आपको दिख रहा है कि वो न करने के परिणाम स्वरूप आपको वो मजा हासिल नहीं हो रहा जो उसे हासिल हो रहा है। आप इसलिए गालियां बक रहे हो। अरे भाई, शराब पिएगा, तुम्हारे हिसाब से नरक तो वो जाएगा, तुमसे क्या लेना देना यार? तुम काहे दुखी बैठे हो? होने दो। ठीक है, जो बताते हैं विवेकानंद वैश्या क्या गए, उसने कहा महीने भर रुकिए हमारे यहां, वो महीने भर रुक गए। हमें नहीं मालूम ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन न भी हुआ हो, लेकिन जो बात इस स्टोरी से निकलती वो तो महत्व की है, तो उसे समझ लिया जाए। हमें क्या मतलब विवेकानंद गए थे या नहीं गए थे, हमें क्या लेना देना। बताते वैश्या ने 1 महीने रुकने को कहा, वो 1 महीने रुक गए। वैश्या खाना खिलाती थी तो वो खाना खा लेते थे, अच्छा खिलाती थी, अच्छा खा लेते थे। वो डांस करती थी, डांस देख लेते थे। नहीं करती थी तो ये नहीं कहते थे कि करो, करती थी तो वाहवाह नहीं करते थे। ठीक है, उसका मन कर रही। इसे बोलते हैं वीतराग। यह है वीतराग। न विरोध है न समर्थन है, हमें उससे मतलब ही नहीं है।
ठीक है ना, हमें उससे लेना ही देना नहीं है। तो आप राग के जब पार हो जाते हैं तो गीत राग हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आदमी मध्य में नहीं आता, और सब कुछ मध्य में है। आदमी एक ऊंचाई पर जाएगा और फिर दूसरी ऊंचाई पर जाएगा, या तो खाना खाएंगे और या नहीं खाएंगे, ठीक बात नहीं करेगा वो। ये सबसे बड़ी आदमी की कमी है। ठीक है, सबसे होना ये चाहिए आप ठीक बात करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अमेरिका, कनाडा, वहां विनियमन की बात की, ट्रेड कॉमर्स या ट्रेडिंग एक्टिविटीज के फ्रीनेस के बारे में कुछ नहीं कहा। तो यहां जब बना, इनने कह दिया एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, ये उस उच्चता पर आ गए जो व्यक्ति का स्वभाव होता है कि या तो कुछ नहीं और या फिर एब्सोल्युटली फ्री। अब एब्सोल्युटली शब्द का प्रयोग करने से जो गड़बड़ पैदा होगी वो भी नहीं सोचे, आपने एब्सोल्युटली फ्री लिख दिया। एब्सोल्युटली फ्री का तो मतलब ये हुआ कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज की फ्रीनेस में बाधा बने, कुछ भी नहीं किया जाएगा। वही बात कि भगवान शंकर के बारे में ये मानते हैं हमारी मेथोडोलॉजी में कि भोले वाले, कुछ भी करो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भी दे डालते हैं तो स्वयं उनके लिए समस्या बनता है, वो भी दे डालते हैं। और जब वो दे डालते हैं अपने सीधेपन, अपने भोलेपन के कारण, फिर भगवान विष्णु को उनकी जो जिसे कहे रायता, ठीक है, वो समेटना पड़ता है कुछ ऐसा करके कि उनकी बात की मर्यादा भी रहे और जो लोक कल्याण के लिए जरूरी है वो भी हो जाए। तो आपने तो कह दिया एब्सोल्युटली फ्री, अब तो कुछ भी करेंगे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में सहायक न हो, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज में बाधा पहुंचा रहा ऐसा दिखता हो, तो वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में हो जाएगा। और अगर हम अपने द्वारा स्थापित मान्यताओं का ही पालन नहीं करेंगे तो फिर हम ठीक लोग हैं कौन मान लेगा। सबसे पहले तो आपके घर में भी कोई शादी ब्याह करने आता है, वो कहते हैं अरे वो खुद तो ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद कैसे रहते हैं इसका बड़ा प्रभाव है दूसरों, आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी, इसके निर्माण में आप खुद कैसे रहते हैं इसका योगदान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया, अब आपने कह दिया एब्सोल्युटली फ्री, और हमने कहा था कि हर प्रोफेशन को करने के लिए एक निश्चित प्रकार की वृत्ति चाहिए। जैसे हमारा जो मूल स्वभाव है वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का है। हम बहुत इस पर नहीं सोच सकते, ना हम ये बहुत याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फलाने सन में क्या हुआ था। अरे कुछ भी हुआ हो, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग ये मेरी हॉबी है, हम ऐसे ही सोच सकते हैं, हम याद नहीं रख सकते। जीएस चीजों को याद रखना इसमें मेरी कोई रुचि नहीं, आंकड़ों को समझना इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। हर व्यक्ति का कुछ मौलिक स्वभाव होता है और वो मौलिक स्वभाव समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन यह समझना गलत है कि सिर्फ वही मौलिक स्वभाव समाज के लिए उपयोगी है। दुनिया में जितने प्रकार के स्वभाव हैं सब समाज के अस्तित्व के लिए उपयोगी हैं, जरूरी है। आप कोई काम करते करते थक जाएंगे तब आपको मनोरंजन की जरूरत भी पड़ेगी, और मनोरंजन जोकर कर सकता है। कॉमेडी कर देना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि वो ना हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो वृत्तियां हैं, व्यापार ये जो करेगा ये वृत्ति से स्वार्थी होगा, जरूरी है वो।
स्वार्थी नहीं हो तो गुरु नानक होगा, वो कहेंगे राम एक चिड़िया राम एक खेत, खाओ चिड़ियों भर पेट, ठीक है, व्यापार तो नाती हो जाएगा, वो खरा सौदा कराएंगे, सब बेच ही देंगे। तो व्यापारी को स्वार्थी होना ही होगा, और व्यापार आर्थिक प्रगति का आधार है, और व्यापार परमार्थ से नहीं चलेगा, व्यापार स्वार्थ से चलेगा, ठीक है। तो जो स्वार्थी होगा वही व्यापारी होगा। अब आपने तो कह दिया एब्सोल्युटली फ्री। अब जैसे ही ये कानून बनाए गए एनआईए जैसे, कि अगर आपने संविदा भंग किया तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कराएंगे, ये हमारे देश के कानून है, लेकिन ऐसे ही कानून दुनिया के हर देश में है। तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएंगे, आप एजेंसी की संविदा में आओगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब उन्होंने कहा ये तो था, तो आपने तो कहा एब्सोल्युटली फ्री, अब ये प्रतिबंध कैसे लगा रहे? तो एब्सोल्युटली फ्री मतलब एब्सोल्युटली फ्री, यानी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब आप कह रहे हो साहब ये तो व्यापार को ईमानदारी के साथ चलाने के लिए जरूरी प्रतिबंध है, तो इन्हें प्रतिबंध कैसे कह सकते हैं? ये प्रतिबंध नहीं है। आपकी बात ठीक भी है, लेकिन वो तो स्वार्थी लोग हैं, वो कह रहे अरे वाह, आपने तो कहा था एब्सोल्युटली फ्री, आपने मतलब क्या है? आपने लेना देना क्या है? ये 2 रुपए महीने पर काम करने को राजी है, आपसे क्या लेना देना है? ये नवोदित गायक हैं, इनकी गायन की प्रतिभा को कोई नहीं जानता, और हम म्यूजिक कंपनी चलाते हैं। हमने सुना गाना, हमें पहली बार पता लग गया कि हंगामा हो जाएगा इस आवाज को अगर रिकॉर्ड करके हम बेचे। हमने किया और इनसे एक संविदा कर ली कि 10 साल तक आगामी आप मेरे लिए ही गाएंगी, और हर गाने के लिए आपको ₹5,000 मिलेंगे। एक कैसेट में हमने 6 गाने डाले, इन्हें तो 30,000 मिले, और उस कैसेट को हमने रिलीज किया, हमने कमाए करोड़ों अरबों, इन्हें रुपये 30,000 दिए। नो डाउट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे पब्लिसिटी का रोल है, लेकिन इनका भी है। अरे कम से कम आधा आधा तो हो, ठीक है। अब यह संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित है, लेकिन असम्यक असर से उत्प्रेरित है कहे कौन रहा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो ही ना तो क्या कर लेंगे? ये मेरा 10 साल तक इनके पास तो खाने लायक पैसे नहीं होंगे, क्योंकि 30,000 रुपए महीने में क्या होगा इनका? ये सिर्फ जिंदा ही रहेंगी, और हम कहां के कहां पहुंच गए होंगे। और हम कहेंगे एब्सोल्युटली फ्री लिखा है आपने, आप कर कैसे लेंगे? तो एब्सोल्युटली फ्री इन शब्दों का अर्थान्वयन करने की जरूरत आ गई। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 92 आर्टिकल 92 है, वो व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, और इसमें जो दिक्कत आई वो इन शब्दों के कारण आई। इसलिए आप देखेंगे हमने ऑस्ट्रेलिया से ये आइडिया लिया, लेकिन हमने क्या लिखा? इस भाग के अन्य उपबंधों के रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, सबसे पहले लिख दिया भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, तो वहां जो अमंग द स्टेट से कमी आई थी वो कमी दूर हो गई। वहां इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटी जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पर प्रभाव डाल देंगे, उनको रेगुलराइज करने के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना पड़ा। हमारे यहां वो कमी एक्सप्रेस तौर पर दूर कर दी, ठीक है ना, क्योंकि हमने सबक लिए और हमने ये शब्द प्रयोग किया भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, और भारत के राज्य क्षेत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनेगा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ट्रेडिंग एक्टिविटीज इसमें शामिल हो गए, और हमने एब्सोल्युटली शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा, पूर्ण रूपेण आबाद होगा, ये नहीं लिखा हमने आबाद होगा, सिर्फ इतना लिखा, क्योंकि एब्सोल्युटली या पूर्ण रूपेण लिखने का प्रभाव जो था ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। वहां व्यापार में शुचिता, ईमानदारी
या आवश्यक चीजें जो व्यापार में होनी चाहिए उनको लाने के लिए भी यदि कानून बना, उसको भी चैलेंज कर दिया गया कि तो प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि व्यापारी स्वार्थी ही होगा, परमार्थी नहीं हो सकता। वो इसेंशियल है उस एक्टिविटी के लिए, वो कोई बुराई नहीं है। आप चीज समझ लो, दुनिया में कोई भाव ऐसा नहीं, कोई विशेषता ऐसी नहीं जो भगवान ने बनाई हो और खराब हो। उसका उपयोग ये हमें देखना है, कैसे करना है। स्वार्थ ये ईश्वर ने बनाया, तो व्यापार उसी से जन्मेगा, परमार्थ से नहीं जन्मेगा। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान ने बनाई हो और अगर सदुपयोग उसका किया जाए तो वो खराब सिद्ध हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऐसे ही चलेगी। अब जब भी ईमानदारी, शुचिता लाने का भी प्रयास हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, तो नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन, कई बार आप जरूरत पड़ जाती है राष्ट्रीयकरण किया जाए उद्योगों का। हमारे यहां भी रेल का किया, इलेक्ट्रिसिटी का किया, अब तो इलेक्ट्रिसिटी में प्राइवेट इंटरप्रेन्योर ये भी ले आए, लेकिन बैंकों का हो गया, रेलवे का हुआ, बहुत चीजों का नेशनलाइजेशन है। दुनिया के सब देशों में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जैसे किया। उन्होंने कहा, क्या लिखा आपने, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली फ्री मीनिंग देयर बाय सबके लिए फ्री। और आप जब नेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल को तो रोक रहे हैं व्यापार करने से हो। ठीक है, वो जिसका आप नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में यह बात नहीं मानी गई और यह कहा गया कि ऐसे काम जो डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर रहे हैं व्यापार को, इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, नेशनलाइजेशन डायरेक्टली प्रभावित मीनिंग देयर बाय सीधे सीधे नहीं कहा जाएगा कि आप ये व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह कहा जा रहा है कि अमुक ये व्यापार करेगा, उसके कारण से आप व्यापार नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये आपकी समस्या है, ये आपका दुर्भाग्य है। कानून का इनडायरेक्ट प्रभाव आप पर हो रहा है, डायरेक्ट प्रभाव नहीं हो रहा। तो जिन चीजों का डायरेक्टली प्रभाव नहीं हो रहा है व्यापार वाणिज्य समागम को रोकने का, उन्हें हम इनडायरेक्ट प्रभाव वाला कानून मानेंगे। और भले ही उससे व्यापार वाणिज्य रुक रहा हो कुछ लोगों के लिए, तो भी हम ये नहीं मानेंगे कि वो संविधान के विपरीत कानून और नेशनलाइजेशन के कानूनों को बचाया गया। ठीक है, लेकिन आगे ऑस्ट्रेलियन जो कोर्ट है उसने और कहा, उसने कहा हम कानून का प्रभाव डायरेक्ट मानेंगे यदि व्यापार को चलाने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं उनको करने से आप किसी को रोकते हैं या उनको करने के लिए आप किसी दायित्व को अधिरोपित करते हैं कि तुम्हें इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, तुम्हें यह करना पड़ेगा, ठीक है ना, या आप कोई कीमत किसी से वसूलते हैं, तो यह भी हम मानेंगे कि कानून डायरेक्टली व्यापार वाणिज्य और समागम को रोक रहा है। इस तरह इस शब्द को रेगुलराइज करना और कठिन हो गया, आत्यंतिक, इसने और बाधा खड़ी करनी शुरू की। और जब बात यहां पर आई कि गवर्नमेंट का काम टैक्स लगाने से ही चल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहां से, और प्रशासन चलाने के लिए तो पैसे चाहिए। जो उम्मीद की जा रही है कि अगर युद्ध हुआ आगामी 10-15 दिनों में, तो जो पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी वो यहीं पर होगी। क्या? क्योंकि तुम तो गधे बेचकर काम चला रहे हो, तो हमारा मुकाबला क्या करोगे? ठीक है, 10 दिन में तुम्हें ध्यान में आ जाएगा कि खड़े कहां हो। नुकसान हमें भी होंगे, तो तय है, नुकसान कोई एक पक्ष को नहीं होता, नुकसान तो दोनों को होंगे। लेकिन वही बात है, करें क्या? क्या ये सहन करते रहे रोज? ठीक है, एक स्थिति आती है जब मजबूरी होती है,
कोई खुशी से कुरुक्षेत्र में थोड़े पहुंच गए थे। लेकिन जब तुम मान ही नहीं रहे, तुम ये कह रहे सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, तो फिर क्या करें? जब तुम मानने को तैयार नहीं हो। इससे पूर्व की सरकारें तो खाली निंदा तक सीमित रहती थी। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करके देख लिए, सब कुछ करके देख चुके हैं। अब नहीं लगता, अब तो लगता यही है कि नहीं, तुमसे निपटना ही होगा। तो फिर वही सही है, क्या करें? ठीक है, तो अगर हुआ युद्ध आने वाले दिनों में, तो फिर क्या होगा? आपका जो टैक्स है, पैसे तो चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को तो फंक्शनिंग के लिए पैसे चाहिए, तो टैक्स लगाने से ही वो आएंगे। और व्यापार पर टैक्स हम लगा रहे, तो आपने कहना शुरू कर दिया कि तो आपने कहा था व्यापार वाणिज्य और समागम एब्सोल्युटली फ्री होगा, ये टैक्स कैसे लगा रहे हो? तो कोर्ट को ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स का एक फार्मूला ये विकसित करना पड़ा, ताकि वहां टैक्स लॉज को बचाया जा सके इस एब्सोल्युटली शब्द के कारण। इसलिए हमारे यहां जब ये रखा तो एब्सोल्युटली शब्द हटा दिया, एब्सोल्युटली नहीं रखा। और इंटरस्टेट और इंटरस्टेट ट्रेडिंग एक्टिविटीज दोनों शासित की जा सके, इसके लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में ये शब्द ले आए। और जो रेगुलेट, लेकिन अबाध शब्द तो हमारे यहां भी है, और टैक्स बाधा है। इसलिए रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स का जो फार्मूला ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुआ, उसे भी हमने स्वीकार किया है अपने यहां। क्या है वो कॉन्सेप्ट? ठीक है, और भारत में इन शब्दों के अर्थ क्या है? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के ये अनुच्छेद 19(1)(g) से कैसे संबंध रखता है, इन सब विषयों पर कल बात करेंगे। देखिए,